अपने बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। एयर इंडिया के विमान में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। फ्यूल कंट्रोल स्विच में गड़बड़ी के साथ उड़ा विमान। लैंडिंग के बाद पायलट को गड़बड़ी का पता चला। गड़बड़ी के साथ लंदन से बेंगलुरु पहुंचा एआई का विमान। एयर इंडिया ने ड्रीम लाइनर विमान की उड़ान रद्द की। फ्यूल कंट्रोल स्विच में गड़बड़ी की बात लिखी। एयर इंडिया ने डीजीसीए को गड़बड़ी की जानकारी दी है। अहमदाबाद में भी फ्यूल कंट्रोल स्विच की गड़बड़ी थी। फ्यूल स्विच में गड़बड़ी से ही अहमदाबाद हादसा हुआ था। एयर इंडिया के विमानों का सुरक्षा ऑडिट हुआ था। बड़ी खबर इस समय आप तक पहुंचा रहे हैं। एयर इंडिया के विमान में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। फ्यूल कंट्रोल स्विच में गड़बड़ी के साथ विमान उड़ा। लैंडिंग के बाद पायलट को गड़बड़ी की जानकारी हुई। गड़बड़ी के साथ लंदन से बेंगलुरु पहुंचा एआई का विमान। एयर इंडिया ने ड्रीम लाइनर विमान की उड़ान को रद्द किया है। फ्यूल कंट्रोल स्विच में गड़बड़ी की बात लिखी। एयर इंडिया ने डीजीसीए को इस गड़बड़ी की जानकारी दी। और संवाददाता विवेक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विवेक, ये बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ी जानकारी, बड़ी लापरवाही। बिल्कुल ठीक है आपने संतोष। देखिए, ये बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि देखिए आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था AI-171, वहाँ उस एयरक्राफ्ट में भी जो फ्यूल स्विच कंट्रोल है उसमें खराबी आने की वजह से जो फ्यूल है वो दोनों इंजन में नहीं पहुंच पाए थे और वो प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें 260 ज्यादा से लोगों की जानें चली गई थी। वही एयरलाइंस एयर इंडिया का वही विमान 787 आज लंदन से उड़ान भरकर बैंगलोर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। लैंड होने के बाद पायलट ने देखा कि उस एयरक्राफ्ट की जो फ्यूल स्विच कंट्रोल है वो तकनीकी रूप से खराब है और वो लॉक नहीं हो पा रहा है। तो उसको लेके बड़ा गंभीर है कि इतना इंपॉर्टेंट स्विच है वो लॉक नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखिए, जब अहमदाबाद क्रैश हुआ था तो डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को बोला था कि जिनके पास बोइंग 787 और 789 है उनका फ्यूल स्विच को लेके ऑडिट होना चाहिए। और ये सारे एयरक्राफ्ट का ऑडिट हुआ भी। ऑडिट में पाया गया कि सारे एयरक्राफ्ट जो है बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक साल के अंदर अंदर इस तरह की घटना अपने आप में सवाल खड़े करती है कि आखिरकार मेंटेनेंस किस तरीके से हो रहे हैं, ऑडिट किस तरीके से हुआ था। कि जो एयरक्राफ्ट अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था वो भी बोइंग 787 था और इसमें जो घटना में जो तकनीकी खराबी पाई गई वो भी बोइंग 787 है। इसलिए डीजीसीए काफी ज्यादा सीरियस है और उसने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये जो फ्यूल स्विच इंजन है वो लॉक क्यों नहीं हो रहा था। संतोष। विवेक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मधेपुरा से इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। कॉलेज में छात्रा की संदिग्ध मौत हुई है। बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज का यह पूरा मामला है। हॉस्टल में फंदे से लटका मिला है छात्रा का शव। मृत छात्रा की पहचान बेगूसराय की रहने वाली 20 साल की खुशबू कुमारी के रूप में हुई, जो कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर की छात्रा थी। घटना की सूचना मिलते ही कॉलेज प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। छात्र छात्राओं की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। वहीं एफएसएल टीम के आने का इंतजार है। फिलहाल छात्रा ने ये कदम क्यों उठाया, इसका खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस अभी सभी पहलुओं पर जांच में जुटी है। इस दर्दनाक घटना के बाद कॉलेज परिसर में शोक और तनाव का माहौल है। अब बड़ी खबर भागलपुर से, जहां मथुरा नाथ घोष लेन में संदिग्ध अवस्था में विवाहिता का शव उसके कमरे में मिला है। मृतका प्रियंका की शादी 1 साल पहले अक्षय से हुई थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया। वहीं देर रात प्रियंका का शव फंदे से लटका मिला। वहीं घटना के बाद सिटी डीएसपी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मृतका की सास का कहना है कि कल प्रियंका की मां आई थी और देर रात अपने घर गई। घटना किस कारण से हुई है उन्हें नहीं जानकारी। घर में थे वो लोग, पता नहीं क्या बात है। उसका माँ बाप रात में माँ थी साथ में, क्या गुदर गुदर गप की है। उसके बाद हम बोले भी कि रुक जाइए, नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे यहाँ। बोले नहीं रहिएगा, नहीं रहोगी ना तो रुको, मम्मी है ना, चले जाना तुम रहना। उसका मम्मी बोली नहीं, हम कहाँ लेके जाएंगे, नहीं रखेंगे हम। हाँ, रहेगी मरेगी, हरेगी यहीं मरेगी। एक महिला के द्वारा आत्महत्या करने की सूचना पुलिस को मिली थी। मुझे भी सूचना प्राप्त हुई थी, तो यहाँ पे थाने के द्वारा विजिट किया गया है। एफएसएल की टीम भी पूरा जांच की है। अभी मैं भी आके देखा हूँ। अक्षय कुमार नाम का व्यक्ति है, उसकी पत्नी के द्वारा सुसाइड किया गया है। सभी बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं।
मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। मोबाइल विवाद में हत्या की गई है। बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। गला दबाकर हत्या से सनसनी मच गई। मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। नशे की लत का शिकार था बड़ा भाई, पैसे के लिए बंधक रखा था छोटे भाई का मोबाइल। इसी विवाद में छोटे भाई की हत्या कर दी गई है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर। मोबाइल विवाद हत्या की वजह बना है। बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की। गला दबाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। बताया ये भी जा रहा है कि बड़ा भाई नशे की लत का शिकार था। पैसे के लिए जो छोटे भाई का मोबाइल था उसको गिरवी भी रखा गया था। इसी विवाद में छोटे भाई की हत्या कर दी। झगड़ा किया था मोबाइल के चक्कर में। छोटा बेटा मेरा 4,000 का महीना पर दुकान में काम कर, जब सबने मोबाइल बंद धो देता था, ये मोबाइल छुड़ाने पड़ा था, इसीलिए दोनों भाई में झगड़ा तो नट्टी जाप दिया है। एक 13 वर्षीय बालक मनीष की हत्या उसके सहोदर भाई के द्वारा कर दी गई है। लोग बता रहे हैं कि गला दबाकर हत्या की गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। रीजन को क्या पता चल पाया? मोबाइल मांगने के विवाद को लेकर। और आरा से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक से कार टकराई, 2 की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। गजराजगंज थाना इलाके की घटना। बक्सर 4 लेन बामपाली के पास यह हादसा हुआ है। आरा से बड़ी खबर। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। ट्रक से टकराई कार, 2 की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गजराजगंज थाना इलाके की घटना। बक्सर 4 लेन बामपाली के पास यह हादसा हुआ। अनबैलेंस हो गया और ट्रक में जाकर टक्कर लगा दी। खाली ट्रक में मरा है? खड़ा हुआ ट्रक था, उसमें टक्कर हो गई। ये लोग कहाँ से आ रहे थे? ये लोग आ रहे थे आपको शाहपुर साइड से। अभी तो 2 लोगों को डॉक्टर ने डेथ कर दिया है और एक लोग का सीरियस हाल है और एक अभी ठीक ठाक है। और केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में बिहार को बड़ी सौगात दी। पटना में मोदी सरकार ने शिप रिपेयरिंग सेंटर बनाने का ऐलान किया, जिस पर काम भी शुरू हो गया। इसके लिए नीतीश सरकार ने जमीन भी आवंटित कर दी। कैसा होगा ये जहाज मरम्मती केंद्र और इसके बनने से बिहार के लोगों को क्या क्या फायदा मिलेगा? न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा की इस खास रिपोर्ट को देखिए। A ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. तस्वीरों में दिख रहा ये विशाल शिप रिपेयरिंग सेंटर बहुत जल्द राजधानी पटना में जमीन पर दिखने वाला है। मोदी सरकार ने इस बार के बजट में बिहार को वो सौगात दी है, जिससे बिहार में विकास के कई रास्ते खुलेंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी मिलेगी। क्योंकि केंद्र सरकार 300 करोड़ की लागत से पटना में दीघा घाट के किनारे जहाज मरम्मत केंद्र बनाने जा रही है। ऐलान के तुरंत बाद ही नीतीश सरकार ने गंगा किनारे दीघा में कुर्जी के सामने 5 एकड़ जमीन भी मुहैया करा दी है। ये रिवर गंगा है। जहाज चल करके यहाँ पहुँचेगी जहाज, और वहाँ पहुँच करके वहाँ अरेंजमेंट होगा। जहाज को ऊपर लाया जाएगा, जो दूसरे तस्वीर में जो है आपको दिखाया जाता है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ से ये जहाज ऊपर आते हैं। जहाज को पानी के ऊपर उठाने का अरेंजमेंट यहाँ किया जाएगा। जहाज ऊपर उठ जाएगा, उसके बाद इसकी मरम्मत का कार्य होगा। मरम्मत करने के बाद फिर जो है नदी में उसको उतार दिया जाएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI के डायरेक्टर अरविंद कुमार ने इस पर खुशी जाहिर की। सरकार ने बिहार में इस यूनिट को लगाने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। जितनी जल्द ये डिजिटल डायग्राम जमीन पर उतर जाएगा, बिहार को उतना अधिक फायदा पहुंचेगा। क्योंकि हाल के दिनों में अगर कोई जहाज खराब होती है तो उसे कोलकाता ले जाकर ठीक कराने में काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लिहाजा पटना में ही रिपेयरिंग सेंटर होने से सरकार को आर्थिक लाभ भी होगा। बिहार को भी बड़ी सौगात मिली है, यानी जो जहाज पटना में या पूरे बिहार में जो चलते थे, अगर उसमें कोई खराबी आ जाए तो वो बनने के लिए कोलकाता ले जाया जाता था। लेकिन अब कुर्जी के पास ही जो जहाज मरम्मती यूनिट है वो लगाई जाएगी। साथ ही साथ पटना से वाराणसी या फिर पटना से कहीं और भी आपको जाना हुआ जलमार्ग के जरिए तो वो भी यात्रा सुगम होगी। फिलहाल 50 से 60 छोटे और बड़े जहाज गंगा में चलते हैं, जिसका परिचालन बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश और बंगाल में होता है। पटना में मरम्मत केंद्र नहीं होने के कारण सरकारी या प्राइवेट कंपनियां भी जहाज के परिचालन में दिलचस्पी नहीं दिखाती।
पर अब जलमार्ग के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मरम्मत केंद्र खुलने के बाद परिवहन और पर्यटन के लिए बड़ी संख्या में जहाजों का परिचालन शुरू होने वाला है और इसके लिए जलमार्ग को और बेहतर बनाया जा रहा है। हल्दिया से शुरू होती है, हल्दिया से कोलकाता होते हुए और फरक्का, फिर जो है भागलपुर आते हुए और ये भागलपुर से पटना डोरीगंज, उसके बाद बक्सर, गाजीपुर होते हुए वाराणसी तक जो है जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट के तहत सारे कार्य जो है विकास का कार्य चल रहा है। और इसी क्रम में ये देखा गया था कि जो भी इधर जहाज चलते हैं अगर खराब हो जाता है तो उनको रिपेयर करने के लिए जो है असुविधा होता है या कलकत्ता ले जाना आना पड़ता है। जहाज से माल ढुलाई हो या फिर नौका विहार के जरिए सैर सपाटा, एक आनंददायक और मनोरंजक सफर के लिए शिप रिपेयरिंग सेंटर की सौगात बिहार के लोगों के लिए काफी खास होने जा रही है। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार की प्रतिष्ठित फर्नीचर कंपनी पालनजी इंडस्ट्री सवेरा फर्नीचर ने पश्चिम बंगाल के न्यू दीघा में अपनी एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस का भव्य और यादगार आयोजन किया। इस खास मौके पर देश भर से 300 से ज्यादा डीलर्स एक मंच पर जुटे, जहां कंपनी ने अपने प्रीमियम फर्नीचर प्रोडक्ट्स और भविष्य की रणनीतियों को साझा किया। सम्मेलन में 150 से अधिक नए और एडवांस फर्नीचर प्रोडक्ट्स की शानदार प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही प्रोडक्ट क्वालिटी, नई टेक्नोलॉजी, डिजिटल सेल्स सिस्टम और विस्तार योजनाओं पर गहन चर्चा हुई। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले डीलर्स को सम्मानित भी किया गया, जो सवेरा फर्नीचर की मजबूत ग्रोथ और राष्ट्रीय पहचान को दर्शाता है। साथ ही रोजगार के मौके बढ़ाने और पलायन रोकने में भी सवेरा फर्नीचर का मजबूत योगदान देखने को मिल रहा है। हमारा एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस जो कि 2026 था, यहाँ पे बिहार झारखंड से आए हुए सारे 400 डीलर के एक सम्मेलन हुआ है, एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिसमें जिसका अच्छा प्रदर्शन रहा है, उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है, उनको सम्मानित किया गया है। फ्यूचर के विज़न के बारे में हम लोगों ने आज अपने चैनल पार्टनर से डिस्कशन किया। हम लोगों ने बताया कि कैसे हमारी कंपनी आने वाले भविष्य में एक सिस्टम ड्रिवन कंपनी में तब्दील होने वाली है। ड्यूरेबल है, तो हमें लगता है कि जिस तरीके से ये ब्रांड आज बढ़ रहा है, हम 2030 का जो नेशनल ब्रांड बनने का जो हमारा टारगेट है, जो मिशन है, वो बखूबी अचीव करेंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।